हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है परनिंदा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि हमारा लेसन नंबर 18 तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए चैप्टर नंबर 19 रीड करते हैं जिसका नाम है परनिंदा। अब परनिंदा का क्या अर्थ होता है वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है तो उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अब ये तो नॉर्मली सी बात है कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते तो हम इसी तरह का ऊटपटांग का जवाब देंगे। तो गन्ने का रस, रस का मतलब जूस। तो इस चैप्टर में उन रसों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसमें जो है खाने पीने वाले जूस जो होते हैं या रस होते हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि कौन सा रस सबसे अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस। निंदा रस होता है जिसमें लोगों की निंदा की जाती है, यानी बुराई करते हैं। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं। किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का शुभ अवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। निंदा मतलब होता है बुराई। आजकल जो हर लोगों की होती है कि मतलब चाहे वो हमारा फ्रेंड ही क्यों ना हो पर हम बाद में उसकी बुराई ज़रूर करते हैं, तो वो होती है उसकी निंदा। तो लेखक को जो है निंदा करने में बहुत बड़ा आनंद आता है। महंगाई के इस ज़माने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का साधन बचा है तो वह है परनिंदा, यानी कि दूसरों की बुराई। इसके लिए किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी अन्य उपकरणों की, ना ही निमंत्रण पर छपवाने का झंझट है, ना ही सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव कराने की किल्लत, ना ही मासिक चंदा। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, एक श्रोता अवश्य चाहिए। श्रोता मतलब जो हमारी बातों को सुने और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आपका ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते। परंतु परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है क्योंकि वो तो बिना सब मतलब खाली मुंह से होती है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते क्योंकि हर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होती एक दूसरे की बुराई करने की, बल्कि खेलते हैं सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ोगे उधर से मीठी। सुनने वाले भी मग्न हैं, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल में ही इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी निंदक के समाये हुए थे। उन्होंने लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहु न नींदिए जो पायन तर होय, कबहु उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होय। कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है, यानी पीछे में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वे अपने मन को निर्मल करे। अब ये तो है नहीं किसी की बुराई करनी है तो हम उसे पहले घर बुलाएं फिर उसके सामने उसकी बुराई करें। बुराई तो हमेशा पीछे ही की जाती है। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा मानते थे।
किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए स्थिति छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग डैडी जी को भी नहीं छोड़ते, यानी अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी की तो किसी की गिनती ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा जाए तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए। बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनके मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना शुरू किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज़ ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए पिए उस पड़ोसन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ़ करें तो तुरंत कहेंगे, अजी 4 पैसे हो गए हैं बाबूजी, पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मंगकर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की, पर लौटते समय उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन शुरू कर दिया, मतलब उनकी बुराई शुरू कर दी। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई, इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अव्वाह स्वरूप में ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर रहूँगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने ये संगीत के नाम पर। सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी तारीफ़ कर रहे थे, उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार, बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी ना कहें। मैंने अनुभव किया कि जब वे किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज़ हों। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं होता। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आईं और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुट गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी।
वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे, मतलब गवाह के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे? बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेकार कराती हैं, उनको कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभीन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के कान भी होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सारी बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि मैंने मजाक मजाक में अपनी सास के बारे में कुछ कह दिया। किसी भिड़ाने वाले ने नमक मिर्च लगाकर मेरी पत्नी से कह दिया। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ कहो, हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा कि आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं? मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का मामला होता मैं चला चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर भी मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ के मास को दोपहर में सूर्य की होती। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके प्रारंभ की तो वे भरी हुई बैठी थीं और उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल भी बंद कर रखी है, जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे शीघ्र ही किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। आपने देखा कि बुराई करने के चक्कर में हम लोग कई बार फंस भी जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।